दोस्तों वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूटेट 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी बने रहिएगा इस वीडियो में और हम यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले पार्ट को का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को। देखिए कुछ इस प्रकार का पेपर आएगा आपका, जिसका पहला पार्ट हमारा होगा बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, एक बालक अपनी उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल पकड़ना विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशेष। पहले वो हाथों से सामान्य कार्य करता था ना, अब वह विशेष कार्य करने लगा है। तो ये कौन सा सिद्धांत होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें इसका सही उत्तर देखने के लिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह बालकों को व्यक्तिगत भिन्नता यह बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में सहायक है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। यह बालकों की योग्यता की पहचान करने में सहायक है। ये भी ऑप्शन सही है। बालकों की योग्यता हम जान सकते हैं ना, क्योंकि अगर शिक्षक को वातावरण एनवायरनमेंट का नॉलेज है तो वह बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी जान सकेगा, बालकों की योग्यता को भी पहचान सकेगा। और तीसरा ऑप्शन है, यह बालकों की रुचि एवं रुझान को भी समझने में सहायक है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तत्परता के नियम का संबंध है, लॉ ऑफ रेडीनेस इज रिलेटेड टू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। यह किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, एक हमारे शिक्षा शास्त्री हैं थॉर्नडाइक, उनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। देखो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इन क्वेश्चनों का आंसर सही हो, बट फिर भी अगर बाई चांस अगर कोई ऑप्शन गलत हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका सही उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समावेशी शिक्षा में, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या क्या है ऑप्शन? सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं, नंबर बी ऑप्शन क्या है? विशिष्ट प्रशिक्षक होते हैं, नियमित संसाधित शिक्षक होते हैं। ऑप्शन डी, सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट शिक्षक दोनों होते हैं। तो इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा में दोनों ही प्रकार के शिक्षक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य कक्षा शिक्षक तथा विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण के किस चरण में शिक्षक द्वारा पाठ योजना की तैयारी की जाती है? वही लेसन प्लान कौन से चरण का हिस्सा है? शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, मतलब प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, टीचिंग करने से पहले पूर्व चरण है। इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अंत क्रिया चरण या तो बीच का है।
शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, पोस्ट एक्टिव फेज, शिक्षण के बाद का है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं तो गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यह वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी भी सॉरी, उत्तर क्रिया, टीचिंग करने के बाद हम लेसन प्लान तो नहीं बनाते ना, लेसन प्लान तो हम पहले बनाते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हम जब भी पेपर में सॉल्यूशन करते हैं तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिएगा, उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पाठ योजना है, लेसन प्लान है, वो हम शिक्षण के का पूर्व क्रिया चरण पहले बनाते हैं कि हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसी प्रकार से हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि कक्षा में एक मानसिक मंदित बालक पाया जाए तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर उसका मंदा दिमाग है तो हम तेजी से पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो उसको थोड़ा धीमे से पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी? शिक्षण की गति धीमी करनी चाहिए और पाठ को सॉरी, शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। ठीक है, इससे जो मानसिक मंदित बालक है उसको भी पढ़ने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। यह कथन कैसा है उसके बारे में हमें देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। और क्यों होगा उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धर्म है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए उन्हें गृहिणी और आदर्श माता बनाने में सहायक हो। पर ऐसा हकीकत में तो नहीं है कि हर लड़की गृहिणी बने। हो सकता है कोई बाहर, गृहिणी मतलब घर के अंदर का, घर संभालते हैं ना जो, तो हो सकता है कि वो बाहर भी कार्य कर सकती है। और आदर्श माता तो ठीक है फिर भी ऑप्शन, लेकिन सुगृहिणी जरूरी नहीं कि हर लड़की घर में ही रह के कार्य करना चाहे। हो सकता है कि वो पढ़ लिख के कोई और भी कार्य। तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बाइस्ड जजमेंट है। ठीक है, कि हम सोचते कि लड़की है तो ये सुगृहिणी ही बनेगा ना, बनेगी सॉरी। तो यह हमारा जेंडर बाइसनेस को दिखाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इजी आता है पेपर दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट आप अपने थोड़ा सा दिमाग के साथ और जो हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने जो सिद्धांत दिए उनका एग्जैक्ट अगर आंसर देते हो तो आपके बहुत अच्छे चांस कि आप अच्छे मार्क्स ले आओ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, बालक की जिज्ञासा कहलाती है। तो ऑप्शन है अभिवृत्ति, रक्षा युक्ति, भाव, आत्मसंप्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 8 और इसका सही उत्तर होगा अभिवृत्ति, एटीट्यूड। ठीक है, अभिवृत्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभिवृत्ति इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बालक की जिज्ञासा को उसका एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, रक्षा युक्ति, भाव, आत्मसंप्रत्यय नहीं होगा, अभिवृत्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 में, बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह क्वेश्चन किसका है? तो इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो आपको एग्जैक्टली ही हमारे जो शिक्षा शास्त्री उनका नाम याद रखना पड़ेगा। ये बीएड का है। तो यह कथन किसका है? ये है
पियाजे या बिगेट, जो भी आप इसको बोलना चाहें, तो ये बिगेट का या पियाजे का कथन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पेपर में। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे अपने संसार की विशुद्धता को खोजते हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? तो गलती का पता लगाना है तो उसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गलती का पता, या उसको गलती का पता बोलें, या हम उसको कौन सी दिक्कत आ रही है उसके लिए कौन सा टेस्ट है? उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट होता है, ये तो उपलब्धि की जानकारी के लिए करते हैं। मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज पेपर होता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण जो हमारे टीचर्स बनाते हैं। तो अगर विद्यार्थी की गलती का पता लगाना है तो इन ऑप्शन में से जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा वो होगा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसका डायग्नोस करेंगे तभी हमें छात्र की गलती के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता एक डॉट डॉट है, क्रिएटिविटी एक है, जन्मजात योग्यता, मानसिक योग्यता, परंपरागत योग्यता, प्रश्न को हल करने की क्षमता। तो सृजनात्मकता क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है 11th का? तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, परंपरागत तो नहीं है। प्रश्न को हल करने की क्षमता भी हम जरूरी नहीं है कि प्रश्न को हल कर रहा है तो वो सृजनात्मक हो सकता है। कोई पेंटिंग वगैरह कला के क्षेत्र में अच्छा है तो वो भी तो सृजनात्मक है। और जन्मजात योग्यता होती भी है क्रिएटिविटी, बट ऐसा भी है कि बाद में भी किसी के सृजनात्मकता होती है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता हो जाएगा इसका सही आंसर। सृजनात्मकता एक मानसिक योग्यता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो पर्सनैलिटी को मापने के लिए जो ऑब्जेक्टिव मेथड है वह कौन सा है? वो है रेटिंग स्केल। ऑप्शन सी निर्धारण मापनी। ठीक है, निर्धारण मापनी व्यक्तित्व मापने की वस्तुनिष्ठ विधि है। ठीक है, रेटिंग स्केल। अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होती है? प्रश्न संख्या 13, तो अगर उसमें गुणवत्ता है तो उसके फलस्वरूप अधिगम में क्या वृद्धि होगी? तो ये होती है कम्युनिकेटिंग स्किल, सॉरी एबिलिटी, योग्यता, संप्रेषण योग्यता में वृद्धि होगी, संप्रेषण योग्यता। ठीक है, अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी? तो संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेटिंग स्किल। ठीक है, मोटिवेटिंग, गाइडिंग और फिजिकल पर्सनैलिटी ये नहीं होगा, कम्युनिकेशन, सॉलिकेटिंग एबिलिटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, मास्लो द्वारा प्रतिपादित अभिवर्णन की आवश्यकताओं का सही क्रम है। तो इसमें ना इन्होंने क्या किया था कि ज़रूरतों का एक वो बना दिया था इन्होंने, कोण बनाया था। इसको बोलेंगे हम बता सकते कोण के फॉर्म में दिया था, और उसमें हमारी ज़रूरतों को क्रम के अनुसार कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, उसके ऊपर उससे कम ज़रूरी, या हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत उससे कम ऐसे करके, या फिर उसके बाद की ज़रूरतें, फिर उसके बाद की ज़रूरतें, उनका क्रम था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो उनको हमें अरेंज करना था। तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए मैस्लो का। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो पहला है फर्स्ट, शरीर संबंधी आवश्यकता है। देखो दोस्तों, हम समाज के बारे में तो बाद में सोचेंगे ना, सबसे पहले हम अपने बारे में सोचेंगे। तो जो मास्लो का जो आवश्यकता है, सबसे पहले क्या होता है? शरीर संबंधी आवश्यकता, हम अपने विषय में सोचेंगे। ठीक है, अब दूसरा, शरीर, हमने खाना वाना खा लिया मान लीजिए, ठीक है, रहने के लिए सब चीज़ है।
उसके बाद हमारी क्या आवश्यकता होगी? सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। सुरक्षा मतलब खाना है तो रहने के लिए घर और एक सुरक्षित जगह मिले, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट शरीर, फिर सुरक्षा, तीसरा हो जाएगा हमारा स्नेह। अब हमें शरीर भी, खाना भी खा लिया, घर भी है, तो अब हम क्या ढूंढेंगे जीवन में? स्नेह, कि हमें लोग अच्छा माने या फिर हम लोगों को अच्छा माने, हमारे सगे संबंधी हो, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हो जाएगी। अगर हमें शरीर, खाना भी मिल गया, रहने के लिए सुरक्षा भी हो गई, स्नेह भी मिल गया, तो उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे? उसके बाद हम सोचेंगे समाज में हमारा सम्मान भी हो। तो यह उसके बाद सम्मान सोचेंगे। अब हमारा, हमने खाना भी खा लिया, सुरक्षा भी हो गया, स्नेह भी मिल गया और हमारे समाज में नाम भी हो गया, तो हम जो अंतिम पायदान, उसका जो सबसे ऊपर वाला लेवल है, वहाँ आवश्यकता के पहुँच जाएंगे। और वो कौन सा है? आत्म सिद्ध संबंधी आवश्यकता है। मतलब हम आत्मज्ञान हो जाएगा हमें, कि हमें एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा ना, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा, कि हम क्या है, क्यों है करके। जब अब पहले भूख लगी है तो तुम ये थोड़ी ना सोचोगे कि हम क्या है करके, पहले तो पेट की आग बुझाओगे ना। तो यही क्रम रहेगा इसका, 1/5, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा इसका। देखिए इंग्लिश में भी समझते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स पहला हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सेफ्टी नीड्स, उसके बाद होगा बिलोंगिंगनेस एंड लव, उसके बाद होगा एस्टिमेट नीड्स, और लास्ट हो जाएगा नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अंतिम में हमें क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पियाजे के विषय में बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो पियाजे का थोड़ा सा पढ़ लेना है। वैसे तो फोर्थ सेमेस्टर में भी है और सेमेस्टरों में भी है, फर्स्ट में भी है, तो आप देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है? उनकी विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक कामक अवस्था, ठीक है। सेंसरी और मोटर, संवेगात्मक और गामक अवस्था में बालक क्या करता है? विभिन्न वस्तुओं को उनकी विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 16वां प्रश्न, एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है तथा मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। IQ इज इक्वल टू बुद्धि लब्धि। IQ निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है उसमें लगा के, और यह कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? हम जैसे IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100 करके इसको निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? मेंटल एज कितना है उसका? 10, अपॉन में क्रोनिकल एज करेंगे तो कितना होगा? 8, और इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10/8 गुना 100, तो ये 125 आ जाएगा, ठीक है। 125 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं। सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इन विच स्टेट सजेशनबिलिटी फाउंड द हाईएस्ट? तो सजेशन का ग्रहणशीलता कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सुझाव ग्रहणशीलता पूर्व बाल्यावस्था में अधिक होता है, ठीक है, सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि है, उनका इंटरेस्ट
को पता करने के लिए कौन सा इसमें सबसे अच्छा विधि है। तो 1 मिनट, ये जो 17वां क्वेश्चन था इसका आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष में बच्चे दूसरों की बातों और कार्यों को बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए अवस्था को सजेशनबिलिटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे नहीं करते हैं बच्चे, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। जैसे हम लोग कपड़े पहनते वैसे पहनते हैं, कोई कोई तो अपने मम्मी पापा के कपड़े भी पहन लेते हैं। वो वही होता है कि जैसा उन सजेशनेबल ग्रहणशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि है। तो इसका सबसे बेस्ट है, देखो पहला ऑप्शन है बालकों की क्रियाओं का निरीक्षण। ये तो देखते हैं बच्चों की क्या कर रहा है, उससे हम उसकी इंटरेस्ट के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है बालकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बच्चा कैसे प्रश्न पूछ रहा है। अगर सही क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब उसकी रुचि इन चीज़ों में, और गलत चीज़ों को पूछ रहा है तो उसकी रुचि गलत चीज़ों में। मानकीकृत रुचि परीक्षणों द्वारा स्टैंडर्ड इंटरेस्ट टेस्ट, अब ये भी हमारे टेस्ट भी हैं हमारे पास इंटरेस्ट निकालने के। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 एक समावेशी कक्षा को सही आकार देने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। समावेशी कक्षा मतलब जहाँ हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे कोई मेंटली मंद गति वाला हो, फिजिकली हो, ठीक है, अच्छे बच्चे सब बच्चों को एक साथ अगर हम लेके आते हैं उसको ही समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा बोलते हैं। तो नहीं करना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं इसमें। देखिए ऑप्शन सी, छात्रों को प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, ये तो सही है। छात्रों की व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। और शिक्षक को सहगामी क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 उदाहरणों एवं तथ्यों के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो 2 विधियां होती हैं, आगमन, निर्गमन, विश्लेषण, व्याख्यान। तो जब हम उदाहरण से किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो उसको आगमन विधि कहते हैं। हाँ, इंडक्टिव मेथड, जिसे 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए तो मतलब ये उसी से अगर 2 में लागू हो रहा है तो औरों में भी हो रहा होगा करके हम उसको जनरलाइज कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं आगमन विधि। मैथमेटिक्स में इसका भी यूज होता है, सबसे इजी मेथड होता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट मतलब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कैटेगरी इंक्लूड्स। तो इसमें होता है प्रतिभाशाली भी तो एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, भाव संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त भी को भी हम एक्सेप्शनल बोलते हैं। मानसिक मंदित बालक को भी हम विशिष्ट बालक बोलते हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 7 से 12 वर्ष आयु की अवस्था कहलाती है। तो 7 से 12 की अवस्था कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेट चाइल्डहुड। ठीक है, इसके बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 23 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स। इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों। कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन, जैसे टेस्ट तो आपने दिए होंगे स्कूलों में अपने स्कूल के दौरान, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जैसे बार बार होता है ना पेपर, सेमेस्टर लागू होता है तो हर 6 महीने में पेपर होता है, तो उसको सतत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों का मूल्यांकन। ठीक है, व्यापक का मतलब यही नहीं होगा कि बच्चा जैसे माने उनको प्रोजेक्ट वगैरह भी दिया जाएगा ना, तो शैक्षिक में कितना है कैसा है वो तो पेपर में होगा, और जैसे एक्सटर्नल इंटरनल मूल्यांकन से आप समझ सकते हो उसको। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए बच्चे को ऐसा ना हो कि जैसे हमने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही उसको अगर हमने उसका इवैल्यूएशन करा तो वो अच्छा इवैल्यूएशन नहीं माना जाएगा। उसके साथ साथ उसका जैसे वो टीम वर्क में कैसा है तो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा उसको। तो ये आजकल नई चीज़ें आ रही हैं, तो ये शिक्षा को मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है। सतत का मतलब तो कंटिन्यू 6-6 महीने में पेपर हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये सतत हुआ। व्यापक का मतलब उसको पढ़ने लिखने की चीज़ों के लिए तो उसका मूल्यांकन किया ही जाएगा। उसके साथ साथ सह शैक्षिक शैक्षिक के लिए तो किया जाएगा, सह शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन, जैसे उनको ग्रुप वर्क में कैसा है और चीज़ों का भी मूल्यांकन होगा। इससे क्या होगा कि बच्चे का अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कमज़ोर भी है तो उससे उसको अच्छे मार्क मिल जाएंगे और उसका जो शिक्षा के प्रति उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सतत एवं व्यापक। प्रश्न संख्या 24, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो इसका शिक्षण प्रक्रिया में भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच होने के। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है दोस्तों, लेकिन ऐसा भी आपको मिलेगा कि आपको सारे ऑप्शन सही मिलेंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। अब गृह कार्य की देखो शिक्षण प्रक्रिया है तो गृह कार्य की जांच भी करेंगे ही, अनुशासन और नियमित उपस्थिति भी लेंगे, वस्तु इस कठिनाई स्तर भी देखेंगे कि ज़्यादा ही कठिन स्तर ना हो, बच्चों के हिसाब का ही हो। लेकिन तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, यह ऑप्शन क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 25, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तर बताए। तो कोहलबर्ग ने कितने स्तर बता रखे हैं, 6 स्तर बता रखे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है ना, तो इसमें आपको अपने दिमाग के हिसाब से देना है ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये फिक्स है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन लिखेंगे आपको। एक का होगा फिक्स आंसर, एक का होगा कि आपको अपने उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके आपको आंसर देना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने की कोशिश करना है आपने। ठीक है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें है एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो एक अच्छा व्याख्यान देकर, मॉडल दिखाकर, शिक्षण में ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करके, शैक्षिक भ्रमण द्वारा। तो यह हमारा अलग अलग तरीका है बताने का ना, बच्चों को सिखाने का। तो इसमें देखिए व्याख्यान दे सकते हैं, मतलब आगे से गए टीचर और उन्होंने बोल दिया, तो बोल के उतना अच्छा नहीं जान सकता ना बच्चा। लेकिन मॉडल दिखाएंगे, मान लीजिए ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ताजमहल ऐसा है, इसने बनाया, उसने इतने सन में है, इस सन में मारवाड़ का है। व्याख्यान देंगे तो हो सकता है बच्चे ध्यान से पीछे से सुने ही ना, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही होता है कि वो बहुत अधिक देर तक व्याख्यान को नहीं सुन पाता है, तो यह ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। लेकिन व्याख्यान से अच्छा क्या है, मॉडल दिखा दिया, छोटा सा ताजमहल लेके दिखा दिया मॉडल, तो ये भी उससे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, सर्वोत्तम ढूंढना है। उसके बाद है ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में दिखा दो कि ताजमहल कैसा है,
उसका वीडियो चला दिया ना प्रोजेक्टर में। उसके बाद है शैक्षिक भ्रमण के बाद। तो सबसे अब ये कि हम ताजमहल में ही ले जाएं बच्चों को, ठीक है, वहाँ भ्रमण के लिए ले जाए तो वो पूरा देख लेंगे ना अपने आँखों से, तो उसमें नोट भी कर लेंगे वो कहाँ क्या है, जो डिटेल वहाँ लिखे होंगे वो नोट भी कर लेंगे। तो शैक्षिक भ्रमण इन जो दिए गए हैं ऑप्शन में से सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा शैक्षिक भ्रमण का, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने ऑप्शन करने हैं दोस्तों, ऐसे ध्यान देना है, अपने अपने दिमाग ही लगाना है, ठीक है। अब है 27वां प्रश्न, सही मिलान कीजिए। पढ़ने की अक्षमता को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें समावेशी शिक्षा का ही एक ये शिक्षण है कि देखिए जो हमारी डिसेबिलिटी होती है ना बच्चों में, तो शिक्षा में कौन कौन से होती है उसका टाइप है। तो देखिए अगर किसी को पढ़ने में अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। तारे ज़मीन पे बच्चे को था ना डिसलेक्सिया, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और जैसे गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, जैसे जिसको जोड़ना घटाना में दिक्कत होती है तो उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया ये वाला ऑप्शन है। यह गणित के विद्यार्थियों के लिए होता है, ठीक है। जैसे गणित के विद्यार्थियों को सामान्य जोड़ घटाना इसमें, और ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, किसी को भी हो सकती है। तो देखिए जो ये मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी इसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। गणित के संबंधी अधिगम अक्षमता को बोलते हैं डिसकैलकुलिया। देखो कैलकुलेटर से हम गणित के सॉल्यूशन करते हैं ना, वैसे आप हिंट भी याद रख सकते हो। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है। और पढ़ने की अक्षमता बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। और लिखने की होगा मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। सीखने की अक्षमता को बोलते हैं डिसलेक्सिया। सॉरी ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, ये तो सही है कि गणित संबंधी डिसकैलकुलिया, ये है लिखने सीखने की सॉरी लिखने की जो अक्षमता है उसको बोलते हैं डिसप्रेक्सिया। लिखने की अक्षमता को बोलते हैं डिसप्रेक्सिया, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बी, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, मतलब पढ़ नहीं पाते ना जो बेचारे, जैसे इंग्लिश माने को नहीं आता है या हिंदी भी नहीं आता है, तो जो मौखिक रूप से अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसफेसिया। फेस मतलब चेहरा, वो शब्दों को नहीं पहचान पा रहे, तो डिसफेसिया का है। और यहाँ पर ऑप्शन बी का ये हुआ है डिसफेसिया। मौखिक रूप से सीखने मतलब शब्दों को नहीं पढ़ पा रहे, फेस नहीं कर पा रहे। हिंट ऐसे आप इसका हिंट बना सकते हो कि वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है तो डिसफेसिया, राइटिंग डिसेबिलिटी है तो डिस्प्रेसिया, ठीक। और लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये मैंने सही बताया था ना आपको। पढ़ने मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को तो डिसफेसिया बोलते हैं, और पढ़ने की अगर दिक्कत है तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और नहीं भी आया तो आप इसे याद भी कर सकते हो कि किसको क्या बोल रहे हैं करके, ठीक है। ये हो गया डिसलेक्सिया। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा में प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक का क्या सार्थकता है। जैसे फीडबैक, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर अंत में हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं,
अगर उन्होंने क्वेश्चन का आंसर ऐसे डायरेक्ट तो पूछते नहीं, छोटे बच्चों की तुम्हें आया नहीं आया, हाँ ही बोलेंगे ना। अगर हम पूछेंगे आपको आया तो वो हाँ ही बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उनसे क्वेश्चन करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो तब अगर वो आंसर कर पा रहे हैं इसका मतलब, और वही क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो हमने यूज़ कर रखा है पहले पढ़ाते समय, अलग क्वेश्चन करते हैं उसी टॉपिक से संबंधित। तो अगर उसका आंसर कर पा रहे हैं तो मतलब बच्चों को समझ में आ गया। तो यही फीडबैक होता है ना टीचिंग में। तो ऑप्शन देखिए, यह प्रशासनिक अपेक्षा का अंश है, बालकों के अधिगम स्तर के बारे में अभिभावकों को सूचित करता है, आत्मनिरीक्षण और अग्रता सुधार की गुंजाइश, विद्यालय के अनुदान को स्वीकृत। अब अनुदान, विद्यालय का अनुदान तो कहाँ क्या ही मिलेगा, इसको एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन डी को। आत्मनिरीक्षण इसको रहने देते हैं। तो यह ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। टीचर आत्मनिरीक्षण कर पाएगा ना कि स्कोप इन इंट्रोस्पेक्शन एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट, कि अगर आया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो आगे इनको कैसे बताया जाए ना, कोई तरीका बदला जाएगा, जो भी टीचिंग मेथड्स है उनको चेंज करके उनको सिखाया जाएगा। मतलब समझ गए आप, प्रश्न पूछेंगे, टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर क्वेश्चन करेगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से उसको सुधार करेगा। तो क्या होगा, आत्मनिरीक्षण और अग्रता सुधार की गुंजाइश होती है फीडबैक में, पुष्टि में। अगला प्रश्न है 29, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 29 पावलोव द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। पावलोव का क्या था स्टोरी, वो चीज़ आपको बता देते हैं थोड़ा सा। कि पावलोव जो हमारे एक शिक्षा शास्त्री या शिक्षा वैज्ञानिक जो भी थे, उन्होंने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट करा था। एक बिल्ली ली थी, ठीक है, सॉरी एक पिजन लिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट एक जानवर लिया था उन्होंने कोई, ठीक है। तो उन्होंने उसको खाना और पानी नहीं दिया कुछ समय के लिए। तो उस केज के अंदर रखा उन्होंने और उसको खाना पीना नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि केज के अंदर 2 बटन दे रखे थे, ठीक है, 2 बटन दे रखे थे। तो भूख के मारे उस जानवर ने उसको दबाया बटन को, तो उस बटन दबा तो उसको खाना खाना मिलने लगा, ठीक है, खाना मिला। तो यह एक कंडीशनिंग कर दी ना, कि अब जब बिल्ली को भूख लगती है वो बटन दबाता, उसको खाना दिया जाता। तो उसको एक कंडीशनड कर दिया गया कि एक प्रतिक्रिया के लिए, मतलब एक कंडीशन दे दी कि ये बटन दबा के खाना मिल रहा है। तो वो जानवर का दिमाग उसमें सेट हो जाता है कि ये कंडीशन करेंगे तो ये रिस्पॉन्स आएगा। तो इसी सिद्धांत को बोलते हैं पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था, उसकी को ही बोलते हैं पावलोव का सिद्धांत। उस जानवर का नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा, आप लोग खुद इसको इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा। तो प्रतिक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया था, पावलोव द्वारा, ठीक है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी क्रम है सेप्रोकॉल्डल सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मतलब मोटर मतलब आप समझ रहे हैं कि मोटर मोशन से मिलके बने हैं। तो मोटर मतलब जैसे हाथ पाँव हमारे कैसे चलते हैं, हम चलते हैं ना, तो वो चीज़ हिलाना किस टाइप से हमारा कैसा रहता है उसका क्रम पूछा है। तो ये ऑप्शन होता है ए, इसका राइट होगा। क्रियात्मक विकास का मस्तकोधोमुखी, मस्तक से नीचे की ओर, ठीक है। मस्तकोधोमुखी का मतलब ही यही होता है, मस्तक माने माथा, ओधोमुखी मतलब उससे नीचे को, कि कैसे क्रम में रहता है हमारा, ठीक है। तो जैसे विकास हमारा देखो कैसे होता है, पहले हमारा विकास जो होता है ऊपर से नीचे की ओर हो रहा होता है ना। मस्तिष्क का विकास होता है 5 साल तक बच्चों का। फिर हमारा शारीरिक विकास होता है, तो बच्चों का शारीरिक विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। पहले सिर व गर्दन का नियंत्रण, फिर धड़
उसके बाद अंत में हाथ पाँव का नियंत्रण आता है। समझ में आ गई? बहुत सिंपल है कि सिर के बाद घर, फिर हाथ, फिर पाँव, इसको ऐसे करके दिया जाना था। तो ये थी आपकी यूटेन 2024 का पेपर का सॉल्यूशन। और आज इस वीडियो में हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया है? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। आई होप कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी भी मेहनत लगी है तो आप कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा इसी प्रकार की एक अच्छे से वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 पार्ट में होता है पेपर। पहला पार्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा होता है फर्स्ट लैंग्वेज, फिर सेकेंड लैंग्वेज, फिर सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज की, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज की होगी और जो कि हिंदी की रहेगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।